तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आर्ट सेंटर रोसड़ा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं विषय इतिहास का बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रथम अध्याय यानी इतिहास का प्रथम अध्याय हड़प्पा सभ्यता का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। लघु उत्तरीय कुल प्रश्नों की संख्या 13 है। आज मैं 13 का 13 प्रश्न को समझाऊंगा। साथ ही इस वीडियो का लेक्चर पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को ओपन करें और इसे पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करें। दोस्तों यदि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त हो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रथम अध्याय का पहला प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा निकल करके आ रहा है पुरातत्व क्या है। ठीक है, आपको सर्वप्रथम यह ध्यान देना है 2021 के एग्जाम में पहला प्रश्न यानी कि पुरातत्व क्या है और दूसरा कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या तो एग्जाम में 2021 के एग्जाम में या तो यह आएगा या तो यह आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको 1 और 2 दोनों को अच्छे से रट लेना है। ठीक है, तो दोस्तों सर्वप्रथम हम आज पहला प्रश्न समझेंगे पुरातत्व क्या है। आपको एग्जाम में 2 नंबर का, ठीक है, लघु बिहार बोर्ड में 2 नंबर का आता है। 2 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, पुरातत्व क्या है या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं या पुरातत्व किसे कहते हैं या पुरातत्व से क्या तात्पर्य है। चारों का चारों एक ही है। ठीक है, यह बहुत MVBI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे कि पुरातत्व क्या है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि यह हमारा पृथ्वी है, ये जो लाइन है यह मेरा क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी का जब हम पृथ्वी के अंदर जब हम खुदाई करेंगे तब खुदाई के दरमियान हमें क्या निकलेगा, हमें जो जो वस्तु प्राप्त हो, चाहे वो मुद्रा हो यानी पैसा हो, चाहे वो घड़ा हो, चाहे वो बर्तन हो, तो सारा का सारा वस्तु जो जमीन के अंदर से हमको निकलेगी वह वस्तु कहलाएगा पुरातात्विक वस्तु। ठीक है, वह वस्तु क्या कहलाएगा, तो पुरातात्विक वस्तु। और जब इस वस्तु को जब हम जांच करेंगे, अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के दरमियान जो भी हमें जानकारी प्राप्त होगा वह अध्ययन ही हमारा कहलाएगा पुरातत्व। ठीक है, वह अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा, पुरातत्व। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पुरातत्वविद ने क्या किया कि जमीन के अंदर में खुदाई किया और खुदाई के दरमियान जो इसे वस्तु प्राप्त हुआ, ठीक है, वह वस्तु क्या कहलाया, पुरातात्विक वस्तु। ठीक है, और इस वस्तु का जब जांच किया तो जांच करना हमारा क्या कहलाता है, तो पुरातत्व। ठीक है, साथ ही इसको जांच कौन कर रहा है, तो देखिए इसको जांच यह व्यक्ति कर रहा है, तो यह व्यक्ति क्या कहलाएगा, यह व्यक्ति कहलाएगा पुरातत्वविद। ठीक है, अब आपको एग्जाम में किस प्रकार उत्तर देना है, आपको एग्जाम में इस प्रकार से उत्तर देना है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई पुरानी वस्तुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करके मानव संस्कृति, ठीक है, मानव संस्कृति के क्रियाकलापों को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। आपको यहाँ पर समझना है मानव संस्कृति। दोस्तों जब हम इस वस्तु का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के दरमियान हमें जो भी जानकारी मिलेगा वह जानकारी किसके संदर्भ में होगा, तो वह जानकारी मानव के ही संदर्भ में होगा, मानव के संस्कृति के ही संदर्भ में होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कार्बन 14 विधि। तो कार्बन 14 विधि क्या है दोस्तों, जितना भी सजीव है, सजीव की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है, तो कंकाल हमें देखने को मिलता है। जैसे यह कंकाल किसका है, तो यह कंकाल आपको मानव का है। अब मान लीजिए कि हमें किसी जगह पे मानव का कंकाल मिला, अब हमें यह ज्ञात करना है कि आखिर यह कंकाल कितना वर्ष पुराना है। ठीक है, तो कितना वर्ष यह कंकाल पुराना है, तो कितना वर्ष जानने के लिए हम कौन सा विधि को अपनाएंगे, वह विधि है हमारा कार्बन 14 विधि। ठीक है, तो कार्बन 14 विधि को हम दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, तो कार्बन 14 विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत हम लोग तिथि का निर्धारण करते हैं। ठीक है,
तो इसको एग्जाम में हम लोग कैसे है ना लिखेंगे, तो एग्जाम में हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को ही हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो कार्बन 14 विधि कहते हैं। इस विधि की खोज किसने किया, तो अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। आपका यह 1 नंबर में भी आएगा, ठीक है, इसलिए इसको रट लीजिएगा। इसके साथ क्या है, इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे कि यह मान के लीजिए हम हैं, हम जब आपको जीवित है तो C मतलब कार्बन, कार्बन 12 बराबर कार्बन 14, ठीक है। जब हम जीवित रहेंगे तो कार्बन 12 और कार्बन 14 हमारे अंदर बराबर रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम मर जाएंगे, ठीक है, जब हम मर जाएंगे तो कार्बन 12 तो स्थिर रहेगा, यानी जितना जीवित में रहेगा उतना मरने के बाद भी रहेगा। लेकिन जब मर जाएंगे, जब कंकाल के रूप में देखने को मिलेगा, तब कार्बन 14 धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। तो कार्बन 14 जितना घटेगा यह कंकाल उतना पुराना होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या है कि इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में, वह जीवित वस्तु इंसान के साथ साथ जानवर भी हो सकता है, यानी कि जितना भी जीवित वस्तु है, ठीक है, किसी भी जीवित में वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। कब, जब वो जीवित रहता है तब। लेकिन मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 निरंतर क्या होता है, तो क्षय होने लगता है, यानी कि घटने लगता है। अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगी वह उतना ही प्राचीनतम, यानी कि उतना ही पुराना माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यह दोनों आपका MVVI है, ठीक है। इस दोनों लघु को आपको हर कीमत पर रट ही लेना है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए, ठीक है। सर्वप्रथम आप दोस्तों इस मैप में देखिए, इस मैप में आप क्या देख रहे हैं, जितना भी ग्रीन डॉट है, इस ग्रीन डॉट को जब हम यहाँ पर एक बिंदु करते हैं तो क्या हमें यह एक ट्रायंगल शेप में नज़र आ रहा है, यानी कि त्रिभुजाकार शेप में नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल हमको नज़र आ रहा है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका 1 नंबर में भी आता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था, तो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है। ऊपर का जो यह पार्ट है मांडा यानी जम्मू कश्मीर, और इधर का पार्ट क्या है, बलूचिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर आपका है ना चलाता है अहमदाबाद यानी कि महाराष्ट्र का पार्ट, ठीक है। इसको उत्तर किस प्रकार से देना है, तो उत्तर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से ना देना है, जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय महाद्वीप के उत्तर, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ था। ये जो पार्ट है, यह पार्ट कौन सा है, यह भाग कौन सा है, वह उत्तर पश्चिमी भाग है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संदर्भ में अनेक इतिहासकार यानी कि भिन्न भिन्न इतिहासकार ने अपना भिन्न भिन्न मत दिया, ठीक है। अब जितना भी मत दिया उन मत में से जो है खास करके जो रंगनाथ है, ठीक है, यानी कि पूरा नाम हो गया रंगनाथ राव, रंगनाथ महोदय का जो प्रमाण है वो काफ़ी ज़्यादा क्या मिलता है, तो संतोषजनक मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पर किसकी चर्चा करेंगे, तो रंगनाथ महोदय की चर्चा करेंगे। उनके अनुसार हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो रंगनाथ राव जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह पूर्व से पश्चिम तक कितना, यानी कि 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर क्या थी, तो फैली हुई थी, ठीक है। यह सभ्यता उत्तर से कश्मीर के मांडा, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर मांडा है, कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने कहाँ तक फैली हुई थी, तो बलूचिस्तान, ये जो पार्ट है ये डॉट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई थी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा हमें त्रिभुजाकार देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिभुजाकार है। यह लगभग
12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यह इतना वर्ग किलो में फैला हुआ है कि जो निश्चित ही प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपने यदि 11th में पढ़ा हो तो 11th में जरूर 100% मेसोपोटामिया पढ़ा ही होगा। तो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था उससे यह कई गुना बड़ा था। कौन बड़ा था? तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, पहले इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी था, यानी जानकारी था लेकिन कोई प्रमाणित अवस्था में कोई हमें सबूत नहीं मिला था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में, ठीक है 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने जब इसका उत्खनन करवाया, ठीक है, तब जब इसका उत्खनन करवाया तब नगरीय सभ्यता को प्रकाश में लाया। नगरीय सभ्यता को कौन प्रकाश में लाया? तो राय बहादुर साहनी ने। ठीक है, चूँकि जब यहाँ पर इसका खुदाई हुआ तो खुदाई के दरमियान जो हमें सभ्यता मिली, इस सभ्यता का नामकरण में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगा कि आखिर इस सभ्यता का क्या नाम है। तो इतिहास का नियम है, यदि नामकरण में दिक्कत हो तो जो सभ्यता सर्वप्रथम जहाँ मिली उस सभ्यता के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। ठीक है, तब क्या हुआ कि पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है वह हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई के दरमियान यह सभ्यता हमको देखने को मिला, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चूंकि इस सभ्यता का खोज कहाँ हुआ? तो हड़प्पा, पाकिस्तान के हड़प्पा क्षेत्र में हुआ, इसलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम में कैसे लिखिएगा? एग्जाम में लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया और नगरीय सभ्यता को प्रकाश में लाया। अतः सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे? ठीक है, अब आपको यह बताना है कि आखिर कैसे हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो उत्तर कैसे देना है? सबसे पहले उत्तर आप लोग है ना देख लीजिए, तो बाद में समझने में आपको काफ़ी आसानी होगा। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी या नवीन या नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक सुनिश्चित नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि तत्कालीन प्राचीन विश्व में कहीं नहीं मिली थी। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है, जो आपका नगरीय सभ्यता, तो वहाँ से कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जो कि उस समय पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता था। तो वह क्या था? वह था आपका सड़कें, गलियाँ, आवासीय भवन, स्नानागार, अन्नगार इत्यादि। ठीक है, तो जिसके कारण आपको हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला गया? तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। क्योंकि शहर में क्या होता है? शहर में सड़कें होती हैं, गलियां होती है, भवन होता है, स्नानागार, अन्नगार इत्यादि होता है। ठीक है, इन्हीं सब के कारण हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? और वो जो अवशेष था वो क्या था? एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करती थी। ठीक है, हड़प्पा स्थल का पूरा नगर एक चार दीवारी से घिरा हुआ था और पूरा शहर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बनाया गया था। मतलब कि जब हड़प्पा सभ्यता में जब भी कोई नगर बनाया जाता था वह एक सुनिश्चित योजनाबद्ध बनाया जाता था, यानी कि पहले योजना किया जाता था कि हमको कैसे शहर को स्थापित करना है और योजना के बाद वहाँ पर शहर को बसाया जाता था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को एक शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद है न कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की सड़क पर आपको क्या करना है? तो प्रकाश डालना है। तो सर्वप्रथम आपको क्या बोलना है? हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क है वो कहीं
पक्की थी तो कहीं क्या थी, कहीं कच्ची थी, ठीक है। यानी जहाँ पक्की थी वहाँ ईंट का बना हुआ था, और जहाँ कच्ची तो वहाँ यानी कि कहीं कहीं पक्की भी सड़कें मिली और कहीं कहीं कच्ची भी सड़कें मिली। और जो पक्की जो सड़कें थी, खास करके जो सड़कों का जो चौड़ाई था, तो वह चौड़ाई कितना से कितना था, तो 2.75 से लेकर के 3.66 मीटर तक था, ठीक है। साथ ही जो गलियां थी वह 4 फीट तक चौड़ी थी। यानी कि जो गली वाला जो सड़क था, यानी कि यह जो सड़क है, ये जो गली वाला सड़क कितने फीट चौड़ी थी, वह 4 फीट चौड़ी थी, ठीक है। साथ ही यह जो सड़क थी, वह सड़क क्या थी, वह सड़क जब मिलती थी तो समकोण पर काटती थी। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क था वह सड़क एकदम सीधा बनाया जाता था। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह सड़क हम सीधा बनाए, एकदम सीधा, ठीक है। 2 सड़क हम सीधा बनाए। अब देखिए फिर जब हम 2 सड़क सीधा बनाएंगे, यहाँ पर हम जब लिए, अब जैसे ही हम सीधा बनाए, यानी कि 2 सड़क मेरा इस ओर गया, 2 सड़क मेरा इस ओर गया। अब यहाँ पर जो टकराव हो रहा है, क्या ये मेरा समकोण बन रहा है? बिल्कुल ही। यानी कि ये कोण मेरा 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क था, वह सड़क एकदम सीधी बनाई जाती थी, जिसके कारण क्या होता था, जब ये सड़क मिलती थी तो समकोण पर काटती थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ, समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार इत्यादि खंडों में विभाजित करती थी, ठीक है। सड़कें मिट्टी एवं ईंट की बनी हुई थी, इसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यानी कि ये जो सड़क है, ऐसा नहीं कि सड़क बना करके छोड़ दिया जाता था, इस सड़क को समय समय पर साफ भी किया जाता था। और प्यारे बच्चों, सीधी सड़क का यह अत्यधिक यह फ़ायदा होता है कि हल्का से भी हवा चलता है तो ऑटोमेटिक हवा से ही क्या है ना होता है, तो सड़कें साफ हो जाती है, ठीक है। तो आपको उत्तर जो है ये पूरा पूरा आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें, ठीक है। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उस सभ्यता का जो जल निकास प्रणाली था, वह प्रणाली कैसा था? सर्वप्रथम आप यह देख लीजिए कि क्या है आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी, ठीक है। जो जल निकासी प्रणाली थी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रणाली थी सिंधु घाटी सभ्यता का। खास बात क्या था कि गंदे जल की निकासी के लिए सारे नगरों में नालियाँ का जाल बिछा हुआ था। यानी कि पूरा नगर में नाली ही नाली बना हुआ था, ठीक है। लगभग सभी नगरों के छोटे बड़े सभी घरों में आंगन तथा स्नानागार था, ठीक है। अब देखिए, जितना भी घर था और घर में जो भी आंगन था, और ख़ास करके जो स्नानागार था, स्नानागार क्या होता है, स्नानागार होता है जहाँ नहाने वाला स्थान, मतलब कि इस प्रकार से स्नानागार होता था, तालाब टाइप सा बना है ना रहता था, और यहाँ पर लोग जो स्नान करते थे, ढेर सारे सामूहिक लोग में स्नान करते थे, ठीक है। स्नानागार था। और साथ ही क्या है, कालीबंगा एक शहर का नाम है। कालीबंगा में अधिकांशतः घरों में क्या थे, तो घरों में कुआं थे, ठीक है। घरों का गंदा पानी बहकर कहाँ गिरता था, तो गली की नालियों में चला जाता था, ठीक है। फिर छोटी नालियों से बड़ी नालियों में मिलती थी, जो अंत में विशाल नालों से जुड़ी हुई थी, ठीक है। यानी घर का जो पानी सबसे पहले गली वाला नाला में गया, गली वाला नाला का पानी बड़ा नाला में गया, और बड़ा नाला वाला पानी विशाल नाला में जा कर के विशाल नाला से क्या है ना होता था, तो नगर के बाहर पानी को बहा दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद है ना क्या है, नालियों को बड़ी बड़ी ईंटों और पत्थरों की शिलाओं से ढक दिया जाता था। यानी कि इतना एडवांस था कि वे लोग स्वच्छता पर अत्यधिक ध्यान दिए होते थे। अब देखिए, ये जो नाली है, इस नाली को शिलापों से भी ढक दिया जाता था, जिससे बीमारी उत्पन्न ना हो, इसलिए जो है शिलापों से ढक दिया जाता था, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो स्वच्छता के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या थे, तो एक्टिव थे, ठीक है।
और समय समय पर इसकी सफाई पर भी ध्यान दिया जाता था और समय समय पर इस नालों को साफ किया जाता था। ठीक है, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए। यह MVVI प्रश्न है 2021 के एग्जाम में, इसको अच्छे से रट जाना है। सर्वप्रथम सार्वजनिक मतलब क्या था? सार्वजनिक मतलब होता है जनता के लिए, यानी सभी के लिए, समाज के लिए। ठीक है, अकेले किसी के लिए नहीं, सभी के लिए। स्नानागार मतलब क्या? स्नानागार ये जो देख रहे हैं स्नानागार, यह नहाने वाला स्थान। ठीक है, स्नानागार का खासियत क्या था? स्नानागार जो थी वो ईंट का बना हुआ था। अब यहाँ देख रहे हैं ईंट का बना हुआ था, साथ ही दोनों तरफ आपका सीढ़ी बना हुआ था। ये जो देख रहे हैं ये आपका दोनों तरफ, ताकि इधर से भी उतर सके और इधर से भी उतर करके नहा सके। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है? मोहन। और ये स्नानागार कहाँ था? तो यह स्नानागार जो था, सार्वजनिक स्नानागार विशाल सा, वह मोहनजोदड़ो शहर में स्थित था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्वितीय नमूना है। यह स्नानागार एक चबूतरा पर बना है। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी है। ये जो देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए बनी है। बगल में क्या है? तो बगल में कुआं, इसके बगल में कुआं बना था, जिससे क्या होता था कि जिससे इस कुएं से पानी निकाल करके स्नानागार में बार बार भरा जाता था। ठीक है, और जब भर दिया जाता था तब जब लोग नहाते थे तो पानी गंदा न होता था, तो गंदा पानी को क्या करता था? तो बगल में नाली भी बना हुआ था, तो जिसके कारण जो है यह गंदा पानी नाली में बहा दिया जाता था। फिर पुनः इसी कुआं से इस स्नानागार में पानी भरा जाता था। ठीक है, इसलिए बगल में एक कुआं था ताकि स्नानागार में निरंतर पानी उपलब्ध रहे। स्नानागार के ऊपर एक कमरा बना था। ठीक है, जो संभवतः कपड़ा बदलने के लिए प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, इस स्नानागार में जो भी लोग स्नान करते थे उसके आराम और विश्राम करने के लिए, साथ ही कपड़ा बदलने के लिए एक बहुत विशाल भवन बना हुआ था। उस विशाल भवन में कपड़ा बदलने के लिए कमरे बना हुआ था, साथ ही आराम करने के लिए भी आपका कुछ कक्ष आपका बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है? इतिहासकार मार्शल ने तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया। यानी इतिहासकार जो मार्शल थे, उस समय यह जो स्नानागार बना था वह विश्व का, उस समय का विश्व का आश्चर्यजनक क्या है ना बताया, तो नमूना बताया। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग क्यों कहते हैं? यह भी MVVI प्रश्न है 2021 एग्जाम के लिए। सर्वप्रथम हम लोग उत्तर देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हड़प्पा के अवशेषों में खास करके क्या मिला? तो कांसा मिला। कांसा है ना, क्या होता है? कांसा जो है टीना और तांबा को मिला करके जो है कांसा आपका एक पदार्थ बनाया जाता था, टीना को और कांसा को मिला करके। ठीक है, तब क्या है, अवशेषों जो थे वो कांसों का बना हुआ। ठीक है, अब इसमें खास करके कांसा का बना हुआ हमको क्या मिला? तो इक्का मिला। पहले पूरा पढ़ लेते उसके बाद अच्छे से हम आपको समझाने। इक्का मिलता था, जिससे इस युग में इक्के का प्रयोग होता था। ठीक है, कांसों का प्रयोग मानव जीवन में पशु मूर्तियाँ, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बर्तन एवं कृषि संबंधी अनेक प्रकार के सामग्री बनाई जाते थे। मतलब कि जो कांसा, टीना और तांबा को मिला करके एक पदार्थ बनाया जाता था, वो पदार्थ था कांसा। कांसा से ही आपको मुद्रा बनाया जाता था, यानी इक्का बनाया जाता था। साथ ही अपने आवश्यकता अनुसार जो भी उसको आवश्यकता पड़ता था, ठीक है, आवश्यकता जैसे कृषि के लिए जो भी यंत्र बनाना है, जैसे खुरपी बनाना है, कुदाल बनाना है, तो सारा चीज़ किससे ना बनाते थे? तो वो कांसा से ही बनाते थे। साथ ही जो मूर्ति बनाते थे वो भी कांसा से ही बनाते थे, और अस्त्र शस्त्र भी कांसा से वे लोग बनाते थे। ठीक है, ये लोग धातु को पीट करके क्या बनाते थे? तो चादर भी बनाते थे। ठीक है, चादर बनाने की कला से परिचित थे, यानी कि पीट कर कांसा को पीट कर वो चादर बनाते थे, और चादर का निर्माण जो है छतों के रूप में आपका किया जाता था। उसके बाद क्या है, हड़प्पा के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि जानते थे। चूँकि कांसे की सहायता से ही हड़प्पा के लोग उन्नति के शिखर
पर पहुंच सके, ठीक है। यानी कि यदि कांसा ना होता तो वे लोग ना कृषि का सामान बना पाते, ना अस्त्र शस्त्र बना पाते, ना बर्तन बना पाते, ना मूर्ति बना पाते। यानी कि उनका विकास हो पाता तो नहीं हो पाता, कांसे के बिना उसका विकास नहीं हो पाता। अतः ठीक है, अतः जो है उन्होंने एक नगरीय सभ्यता का विकास किया। किसके कारण? तो कांसे के कारण। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की संस्कृति है, क्योंकि इस संस्कृति में सबसे ज़्यादा किस धातु का, किस पदार्थ का प्रयोग है न किया गया, तो वह कांसा का प्रयोग किया गया। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखें। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर निम्नलिखित है। सबसे पहला है हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा, इसको देख लेते हैं। हड़प्पा नगर पश्चिमी बंगाल के, सॉरी यहाँ पर पश्चिम बंगाल नहीं होगा, पाकिस्तान, ठीक है, गलती है। हड़प्पा जो है यह नगर पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में लाहौर से लगभग 100 मील की दूरी पर क्या है तो स्थित था, ठीक है। इसकी खुदाई यानी कि हड़प्पा, इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा के बाद ही मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। कब हुआ तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में इसका खोज किसने किया तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। यानी कि मृतकों का टीला मतलब ढेर सारा कंकाल, ठीक है, ढेर सारा कंकाल का जो टीला था इसी की, और इस कंकाल को जो है सिंधी भाषा में बोला जाता है मोहनजोदड़ो, इसलिए इसे क्या बोला गया तो मोहनजोदड़ो आपको बोला गया। तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है मृतकों का टीला, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार मिला, ठीक है। इससे पहले जो भी स्नानागार के बारे में पढ़े तो वो कहाँ था तो वो मोहनजोदड़ो में ही था, ठीक है। तीसरा शहर कौन सा है लोथल। लोथल जो है यह शहर कहाँ है तो यह शहर भारत के गुजरात में स्थित है। लोथल में क्या मिला तो लोथल में ही आपको बंदरगाह देखने को मिला। साथ ही पुरातत्वविदों ने यहाँ से क्या प्राप्त किए तो आभूषण प्राप्त किए, मुद्राएं प्राप्त किए, साथ ही मिट्टी की बर्तन यहाँ से इस शहर से प्राप्त किए, ठीक है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो भारत का ही राजस्थान राज्य में स्थित मिला। यहाँ से उत्खनन में तांबे के औजार, चूड़ियाँ तथा खिलौने प्राप्त हुए। इसका खोज कब हुआ तो इसका खोज 1993 ईस्वी में ब्रजवासी लाल ने की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है समाधि R37 यानी कि C37, ठीक है। से आप क्या समझते हैं, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको आप समझ लीजिए। हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र की दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल में एक कब्रिस्तान मिला, ठीक है, और इसी कब्रिस्तान को आपको बोला गया समाधि R37, ठीक है, यानी इसी का नाम समाधि R37 दिया गया, ठीक है। और उतना कोई इम्पोर्टेंट यह नहीं है। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। आपको प्रश्न रहेगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अब किसी भी प्रकार से क्वेश्चन रहे आपको यह उत्तर सेम ही देना है, सेम ही प्रश्न है, और यह एकदम वीवीआई है, लेकिन शायद इस बार का वीवीआई नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूरी है, भले एग्जाम में आए या ना आए, इसको पढ़ना याद करना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में जो है अनेक इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मत है जो काफ़ी क्या मिले तो संतोषजनक मिले, ठीक है। वह मत कौन कौन सा है तो सबसे पहले यह उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है,
हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है, यानी सबका जो है मत वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का एक मत नहीं है बल्कि अलग अलग है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ होगा। हमेशा याद रखिए क्या जोड़ना है, हुआ होगा, मतलब कि हम लोग अनुमान ही कर रहे हैं। अनुमान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका अभी तक संतोषजनक कोई प्रमाण हमको नहीं मिला है, इसलिए अनुमान हम लोग कर रहे हैं। तो पहला अनुमान क्या है? तो पहला अनुमान है बाढ़। बाढ़ किस लिए है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी वह सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी। ये जो लाइन जो देख रहे हैं यह सारा क्या है? नदी है, सिंधु नदी, रावी नदी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर, जो भी प्रमुख नगर थे वो नदियों के किनारे बसे थे, जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। बाढ़ से प्रतिवर्ष क्या होती थी? तो क्षति होती थी, जिसके कारण वे मूल स्थान यानी इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान रहने को क्या हो गए होंगे? तो विवश हो गए होंगे। तो इस प्रकार बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है महामारी, ठीक है। जब मोहनजोदड़ो में खुदाई हुआ तो खुदाई के दरमियान ढेर सारा आपको कंकाल मिला। ये जो देख रहे हैं ढेर सारा कंकाल मिला, और जब इस कंकाल का जांच हुआ तो जांच से हमें क्या पता चला कि इस सारे कंकाल को मलेरिया नामक बीमारी हुआ था और मलेरिया से ही इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और मलेरिया का उस समय उपचार ना होने के कारण ये सारे वहाँ के सारे लोग बीमार से ग्रसित हो गए होंगे, जिसके कारण सभी लोग मर गए होंगे। और जो लोग बच गए होंगे वे लोग इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हो सकता है कि इस स्थान को छोड़ करके ही दूसरे स्थान को रहने को विवश हो गए होंगे, अतः इस बीमारी से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा, ठीक है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों का परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा निवासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए होंगे। इस बीमारियों के कारण ही अनेक जीवन का अंत हो गया होगा, जिसके फलस्वरूप इस सभ्यता का अंत हो गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिख देना। नेक्स्ट है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण का मतलब होता है कि बाहरी आक्रमण, ठीक है। अब देखिए, यह सभ्यता काफ़ी धनी सभ्यता थी। अब धनी सभ्यता होने के कारण जो है बाहरी लोग इस सभ्यता पर यानी हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण कर दिया होगा और आक्रमण करके वहाँ के लोगों को मार दिया होगा, तो जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया होगा, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है? जलवायु परिवर्तन। जब हड़प्पा सभ्यता थी तो हड़प्पा सभ्यता में जो स्टार्टिंग यानी कि शुरुआती दौर में, तो शुरुआती दौर में ढेर सारे जंगल थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? तो धीरे धीरे जंगलों का कटाई होने लगा, और कटाई के दरमियान क्या हुआ? अब ढेर सारे देखिए जंगल ही कट जाएगा, तो जिसके कारण मौसम में परिवर्तन हुआ, और मौसम में परिवर्तन होने के कारण बारिश होना बिल्कुल ही बंद हो गया होगा, और बंद होने से बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? तो सूखा हमको देखने को मिलेगा, यानी कि नदियाँ सूख जाएगी। जब नदियाँ ही सूखने जाएगी तो सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं रहा होगा, यानी कि भूखमरी फैल गई होगी, तो जिसके कारण इस मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे रहने के यहाँ के निवासी विवश हो गए होंगे, अतः जलवायु परिवर्तन से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में काफ़ी बारिश होती थी और घने जंगल भी थे। बाद में जंगलों को काटा गया होगा, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और नदियाँ सूख गई होगी, जिसके फलस्वरूप इस सभ्यता का पतन हो गया होगा, ठीक है। अतः इन चारों कारणों से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई साधनों का क्या करें? तो वर्णन करें। व्यवस्थित सिंचाई साधनों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाई के साधनों में क्या थी? तो नहरें थी, कुएं थे, जल संग्रह का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा में सिंचाई के लिए कुआं का ही एक मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था, जिससे फसलों का समुचित विकास होता था, ठीक है। यानी कि हर एक जगह कुआं खोदा जाता था, कुआं का निर्माण किया जाता था और कुआं से ही सिंचाई आपको किया जाता था। तो यहाँ का मुख्य जो
सिंचाई का साधन क्या था? वो सिंचाई का साधन कुआं था, उसके बाद ही आपका नहर आता था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही मैं इसका दीर्घ जल्द ही ला रहा हूं, तो ज़रूर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, वह मित्र जो क्लास 12th में है उसके साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर बताएं। हमारे वेबसाइट पर जाएं www.artcenterrosra.com। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फेसबुक पेज का भी नाम है आर्ट सेंटर रोसड़ा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।